जैसलमेर, जो कि भारत की गोल्डन सिटी के नाम से भी मशहूर है, वह जगह हर पर्यटक का घूमने का एक सपना होता है। और उसी जैसलमेर में एक जगह है जो कि भारत के तीसरे सबसे खूबसूरत मॉन्यूमेंट में गिनी जाती है और उस जगह का नाम है पटवों की हवेली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल और वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जैसलमेर की पटवों की हवेली के कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। पटवों की वो हवेली जो ना तो किसी राजा की थी और ना ही किसी राजकुमार की। ये पटवों की हवेली थी हमारे और आपके जैसे एक आम इंसान की। तो कैसे बनी ये पटवों की हवेली और क्या है इस हवेली के पीछे का राज, आज हम आपको इस पूरी वीडियो में बताएंगे। तो हमारी ये वीडियो अंत तक देखना और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिसमें सब्सक्राइब बटन के साथ आप दबा दें घंटे का निशान, जिसके बाद आप दबा सकते हैं ऑल नोटिफिकेशन। नंबर 1, गुमान चंद पटवा। इस बिल्डिंग को बनाने वाला ओनर एक ही था, उनका नाम था गुमान चंद बावना जैन। इनका नाम पटुआ कैसे पड़ा है, नहीं तो कोई जाति है नहीं कोई कास्ट है। पटुआ इसको एक उपाधि थी। इसको बोलते हैं जरी और मोतियों का काम करने वाले को पटुआ कहा जाता था। ये थे जैन बावना, इनका नाम था गुमान चंद जी बावना। पटवों की यह हवेली जिन्होंने बनवाई थी उनका नाम था गुमान चंद पटवा। लेकिन पटवा कोई सरनेम नहीं होता, यह एक उपाधि है जो लोगों को दी जाती है। गुमान चंद जी का पूरा नाम था गुमान चंद बावना जैन, और क्योंकि वो जरी और मोतियों का काम करते थे इसलिए उनको पटवे की उपाधि दी गई। और तब से गुमान चंद बावना जैन जी को लोग गुमान चंद पटवे के नाम से जानते हैं। नंबर 2, 60 साल। बड़े पैसे वाले थे, उनके 5 बेटे हुए तो उसने 5 हवेलियां बनाई। एक हवेली को बनने में 12 साल लगा, जब 5 हवेलियां बनने में 60 साल कवर किए। लेकिन 18 सेंचुरी से इस हवेलियों को स्टार्टिंग किया और 1860 में ये हवेलियां बन के कम्प्लीट हुई। लेकिन इस हवेली के अंदर कहते बाप ने शुरू किया और पोते ने पूरी किया। लेकिन इस हवेली की खासियत है विदाउट चूना, विदाउट सीमेंट और विदाउट वाटर। हमारे यहाँ के लोग घी दूध पिला देते मगर पानी नहीं पिलाते। उस समय यहाँ के लोग हीरे पन्ने दे देते, गोल्ड और सिल्वर दे देते, लेकिन अनाज नहीं देते। पटवों की हवेली को बनने में तकरीबन 55 से 60 साल लगे हैं, जिसमें आप पटवों की हवेली में 5 हवेलियां देख सकते हैं, जिसमें एक हवेली को बनने में लगे हैं तकरीबन 12 साल। और यह हवेली 3 पीढ़ियों ने मिलकर बनाई है। और इस हवेली की सबसे खास बात यह है कि इन हवेलियों को बनाने में चूना, सीमेंट और पानी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। नंबर 3, गुप्त तिजोरी। ये जैसे हमारे यहाँ जो पैसे वाले होते थे वो 2 पीढ़ी और 3 पीढ़ी के, जैसे पुराने समय में बैंकिंग नहीं होती, अपना बजट कैसा इकट्ठा करना चाहिए, तो सीढ़ियों में, दीवारों में और फर्श में, जिसको लॉकर, जो छतों में बनाए जाते हैं जिसको लॉकर कहा जाता है, सीढ़ियों में बनाया जाता है जिसको तिजोरी कहा जाता है, और फर्श में बनाते जिसको कुछ नहीं कहा जाता है उसको गुप्त कहा जाता है। पटवों की हवेली में 3 तरह की तिजोरियां आपको दिखेंगी, जिसमें पहले तरीके की तिजोरी बनाई जाती है सीलिंग में, जिसका नाम है लॉकर। दूसरे तरीके की तिजोरी बनाई जाती है सीढ़ियों पे, जिसको बोलते हैं तिजोरी। और तीसरे तरीके की तिजोरी बनाई जाती है फर्श के नीचे, जिसका कोई नाम नहीं है और जो कहलाती है गुप्त। नंबर 4, सिल्क रूट। ये था सिल्क रूट का एक सेंटर। जब भारत पाकिस्तान जुड़ा हुआ तो पहला नंबर कवर होता था संध, जो पाकिस्तान जिले में। संध से कराची, हैदराबाद, मीरपुर, काबुल, कंधार और दिल्ली और चीन की तरफ चलता था। और इधर बेंगलोर, मद्रास, सूरत, काबुल, कंधार का रास्ता, जो माल इधर जाता था बेंगलोर, सूरत की, उधर से जो हिना, मेहंदी, पुराने बेंगोल, पुराने लाख के कचकोलिया और दिसाई बीड़ियाँ, ये जैसे और वापिस, ये बार्टर सिस्टम था उस समय में। एक चीज दो, एक चीज लो। तो उस समय में कैमल कारोबार पे ये लोग राजाओं को टैक्स देते थे। पटवों की यह हवेली जो कि जैसलमेर में पड़ती है, वह थी सिल्क रूट के रास्ते में। सिल्क रूट जो कि इंडिया के मद्रास से शुरू होते हुए जाता था बेंगलोर, सूरत, काबुल और कंधार, और निकल जाता था पाकिस्तान से होते हुए चाइना, जो कि आगे बढ़ के जाता था काबुल, हैदराबाद, कराची और सिंध। और जैसलमेर के इसी सिल्क रूट पे होने की वजह से यहाँ पर व्यापार बहुत जोरों शोरों पे चलता था। नंबर 5, मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। 365 दिन काम हुआ, फिर भी एक हवेली को बनने में 12 साल लगा। वो किस लिए लगा? ये इंडिया का तीसरा मॉन्यूमेंट नंबर में आता है। क्यों आता है? पहला नंबर ताजमहल, जिसका पानी आने का किसी ने पहचान ना कहा। दूसरा है गढ़ों में गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। रानी में रानी वो पद्मनी, बाकी सब पदैया। और तीसरा नंबर हमारा पटवा हवेली, जो सजी हुई दुल्हन की तरफ लगी। जितना जो कला पत्थर के अंदर किया है, वो सोने और चांदी में मारवाड़ी लेडीज गहने पहनती थी, उस गहने की डिजाइन और वर्क स्टोन के अंदर है। पटवों की हवेली पुराने जमाने के सिल्क रूट में बनाई गई थी। सिल्क रूट मतलब वो रूट जहाँ से सारा व्यापार किया जाता था, और इसी रूट पे
बेरोजगारों को काम देने के लिए पटवों की हवेली बनाई गई, जिसमें 365 दिन काम होने पर भी एक हवेली को बनने में 12 साल लगे। और कहते हैं पटवों की हवेली भारत के सबसे सुंदर मॉन्यूमेंट्स में तीसरे नंबर पे आती है, जिसमें पहले नंबर पे है ताजमहल, दूसरे पे है चित्तौड़गढ़ फोर्ट और तीसरे पे है हमारी पटवों की हवेली। नंबर 6 5 सन्स। राजाओं का राज चला गया तो ओपीएम वगैरह भी सरकार ने बंदी बना लिया। फिर ये लोग यहाँ से निकल गए। कहाँ गए? पहला नंबर का कोटा, उसका नाम था बुद्धि चंद जी बाफना। उसने इसे हवेली को जीवन लाल जी कोठारी को मात्र 65,000 रुपए 1965 में दी। लेकिन 2 नंबर और 5 नंबर की फैमिली, 2 भाइयों ने बजाज को बेच दिया था। जब 1974 में पहला प्रमाणित परीक्षण हमारा जैसलमेर जिला पोखरण में किया गया तो देश विदेश मंत्री उस समय में हमारे यहाँ इंदिरा गांधी भी शामिल थे। तो उसने यही कहा कि हमने मारा जो भी इंडिया के मॉन्यूमेंट देखे, लेकिन पटवा हवेली को देखते जब हमारे को सजी हुई दुल्हन की तरफ इतनी सुंदर लगती। उन्होंने तारीफ किया। किसी ने बताया कि तारीफ क्या करोगे, ये हवेलियाँ सेल हो चुकी है, आउट ऑफ इंडिया बाहर जा रही है। जब उसने सेंट्रल दिल्ली में दावा लगाया ना वारिस का, कि कोई वारिस नहीं, उसने ना वारिस कर दिया कि एंटीक खरीदता उसको भी सजा होनी चाहिए और एंटीक सेल करता। गवर्नमेंट सेंटर ने अपने हिरासत में लिया, बाकी हवेलियाँ हेरिटेज में घोषित करवा दी। नहीं तो कोई बेच सकता है, नहीं कोई खरीद सकता है। जिसकी पूर्व पीढ़ियां रह रही है तो 3 नंबर और 4 नंबर आज भी पटवा फैमिली के पास है। गुमान चंद बापना जैन जी के 5 बेटे हुए, जिनका नाम था सबसे पहला बहादुर मल जी बापना, दूसरे नंबर पे थे सवाई राम जी बापना, तीसरे पे थे मंगनी राम बापना, चौथे पे जौहरावरमल जी बापना और 5वें पे प्रताप चंद जी बापना। जिनमें से बहादुर मल जी बापना जी ने 1947 में भारत की आजादी के बाद अपनी हवेली बेचकर कोटा चले गए और सवाई राम जी बापना और प्रताप चंद जी बापना ने मिलकर अपनी हवेली बजाज को बेच दी। लेकिन इसमें तीसरे और चौथे नंबर की हवेली जो की थी मंगनी राम जी बापना की और जौहरावरमल जी बापना की, वो हवेली उन्होंने नहीं बेची। नंबर 7 करेंसी। 10 से लेकर आज तक ये तांबा और पीतल के कोड़ी, टक्का, बीसी, आना, थैला, पहिया, दमड़ी, कहते हैं मारवाड़ी लोगों की चमड़ी चली जाए दमड़ी नहीं जाए, वो दमड़ी ठेला पहिया कहते हैं। ये पुरानी करेंसी, ये रेट है जिनको शेर कहते हैं, अभी आप केजी कहते हो। ये नोट है जो अपने जिले भाई उस समय में हमारे यहाँ लाख रुपए का भी कुछ सुविधा सिंह की टाइम में चला था। और ये नोटों की जुरिस्को। पटवों की हवेली में पटवों के जमाने की करेंसी आज तक रखी हुई है, जिसमें आपको तांबे और लोहे से बने हुए कौड़ी, टका, बीसी, आना, ठेला, पहिया और दमड़ी भी मिल जाएगी। उसी जगह पर आपको मिलेंगे उसी जमाने की नोट्स की करेंसी, जिसमें तकरीबन 1 लाख रुपए का नोट भी उस समय चला करता था। नंबर 8 फॉसिल स्टोन। तो उस समय में नहीं तो कोई मेडिकल थी, नहीं कोई डॉक्टर। जो भी काम होता था, बीमारी जो भी होती थी, नाड़ देख के नाड़ी वेद उनकी दवाई जितनी देती थी। जैसलमेर इलाके को कहते थे समुद्र एरिया, जहाँ भी समुद्र सूखने में रेगिस्तान बन जाता है और पत्थर भी बन जाता है। तो ये 18 से 12,000 करोड़ साल पहले कहते हैं जैसलमेर इलाके की जगह समुद्र एरिया था, वो रेगिस्तान बन गया है। उसमें जो जीवाश्म की मात्रा आई वो अमून बन गए हैं। अमून के कारण से इस पत्थर की खासियत बढ़ गई। जो पहले बीपी, पाइस, डायबिटीज, शुगर होता था, तो तांबे की गिलास में इस पत्थर का टुकड़ा डाल के छतों में खुला आसमान दिखना चाहिए इसको पानी को, उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाते। उसको सुबेरे खाली पेट इसका टुकड़ा पत्थर का निकाल के उस पानी को यूज करते थे। उसके बाद में 2 कलाक चाय, कॉफी और पानी पीते थे। तो उसमें क्या है, डायबिटीज, शुगर, बीपी, हार्ट और की तकलीफ खत्म हो जाती है। कहते हैं धरती पे जहाँ जहाँ रेगिस्तान है, हजारों साल पहले वहाँ समुंदर हुआ करता था और जैसलमेर में भी हजारों साल पहले समुंदर हुआ करता था। और पटवों की हवेली में जैसलमेर के उस जमाने का एक फॉसिल स्टोन आपको देखने को मिलेगा, जिसे जैसलमेर के लोग पानी में मिलाकर पीते थे, जिस पत्थर में काफी सारी एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक खूबियां हैं। जैसलमेर के लोग इस पत्थर का पानी हर सुबह पीते हैं, जिससे उनकी काफी सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज, शुगर, बीपी और हार्ट प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। नंबर 9 बेल्जियम ग्लास। इंडिया में काम नहीं होता था कांच का, आउट ऑफ इंडिया बेल्जियम से आती थी। 3 नमूने की गिलास बनती थी। पहला नंबर जो राजाओं की लगाई जाती थी, जिसमें किसी के पास हथियार होता तो दिख जाता था शरीर और हथियार उनके साथ छिपाया। दूसरा होता था रोशनी का ग्लिट फैलाने के लिए, दिया लगाया रोशनी। दूसरा नंबर टेबल कुर्सी और तीसरा नंबर चश्मे, जो ये मोर्निंग लोगों के और शेर लोगों के चश्मे। पटवों की हवेली में जो भी कांच का काम हुआ है, वह कांच
बेल्जियम से इंपोर्ट कराया गया है, क्योंकि उस समय जैसलमेर में कांच का काम नहीं होता था। तो इसी कांच से पटवों की हवेली में 3 काम लिए गए, जिसमें कांच का इस्तेमाल सबसे पहला हुआ प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा हुआ रोशनी को फैलाने के लिए, और तीसरा हुआ कुर्सी और टेबलों की सजावट के लिए। नंबर 10, फाइनेंस रूम। जितने व्यापारी आते थे, सामने मनोरंजन कक्ष भी होता था और उनका टाइम वहाँ से पर्ची रजिस्ट्रेशन होकर यहाँ आती, यहाँ कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए उनकी ऑफिस। लेकिन ये क्या है, टेबल और कुर्सी, इनके ऊपर एक उनका मुनि में एक सेठ का ओनर बैठता था और बाकी जो आम आते थे नीचे जाजम पे बैठते थे, बरोबर नहीं। और जैसे ऑर्डर लेते उनका कितना माल बाहर आउट स्टेट भेजना है और कितना माल आपका बार्टर सिस्टम में स्टॉक हो गया। पटवों की हवेली में आपको एक हिसाब घर भी दिखेगा, जहाँ पर पटवों के समय के अकाउंटेंट बैठा करते थे। उसी रूम में जो कुर्सी और टेबल लगी हैं, उनमें भी बेल्जियम कांच का काम किया गया है और इसी रूम से पटवा जी अपना सारा हिसाब किताब देखते थे। नंबर 11, जरी और मोती। ये साड़ियाँ जो देख रहे हैं, पुराने समय में हर जिले हर जिले की पेश करते थे। उदयपुर चले जाओ तो मोनीचर पेंटिंग फेमस है, जो उदयपुर की बनावट की जैसी ऑल इंडिया में नहीं मिलेगी। जयपुर चले जाओगे तो आपकी असली ज्वेलरी सामने रखोगे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी असली को फेल कर देगी, क्योंकि उसकी फिनिशिंग और बनावट इतनी अच्छी। हमारे जोधपुर चले जाओ तो अंटीक का चीज जो इंडिया में कोई कॉर्नर में नहीं मिलेगा, जैसा उसकी फिनिशिंग है, बनाने की एक फिनिशिंग अच्छी। और हमारे जैसलमेर में बांधने की बंदेज, टाई दाना, रूंग दाना, मूंग दाना, सींग दाना, जब इसी हिसाब से इनको पटवा उपाधि मिली। ये जरी और मोतियों का काम। तो ये साड़ियाँ नई रखी हुई 2006 में, इनका लाइफ स्टाइल साथ में दिया हुआ है लेवल। पूरे राजस्थान में हर एक स्टेट अपने एक स्पेशल काम के लिए फेमस है। जैसे उदयपुर है मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए फेमस, जयपुर है आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए, जोधपुर है एंटीक्स के लिए, वैसे ही जैसलमेर फेमस है अपने जरी और मोतियों के काम के लिए। और इसी वजह से जैसलमेर की साड़ी, लहंगे, सूट और सलवार पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है, क्योंकि इनमें जो जरी और मोतियों का बारीक काम होता है वह आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। नंबर 12, पालकी। हमारे यहाँ रईस की क्या पहचान होती थी, उस मोहल्ले से उस मोहल्ले में जाते, जो या तो राजा महाराजा पालकी में जाते, जो बंदे कंधों पे उठा के लेके जाते, या फिर नगर सेठ जो इस पालकी में बैठ के जाते। इस पालकियों की पहचान है, अगर ये पालकी जेंट्स की है तो शिकार के साथ में टाइगर मंडाव, और अगर लेडीज की है तो छतरी के साथ में रहेगा शमीज। पटवों की हवेली में आपको पटवों के जमाने की पालकी भी मिलेगी, क्योंकि उस समय जो भी अमीर होता था वह पालकी में सवारी करता था। और इन पालकियों की सबसे खास बात यह है कि जेंट्स के लिए यह पालकी शेरों के निशान के साथ बनाई जाती थी और लेडीज के लिए छाते के निशान के साथ। नंबर 13, 3 रास्ते। हर हवेली के अंदर 3 रास्ते हैं। पहला नंबर, जिस रास्ते में बेली दोस्तों के साथ में चलते, उस रास्ते में लेडीज नहीं चलती। तो देखिए, गेस्टों का रास्ता आपने देखा, टिकट चेक हुआ, वहाँ से आउटसाइड में ही है। और जो भी लेडीज का अगर सैली आई तो ये लेडीज का सीढ़ी है, जब कभी आई और कभी गई कोई पता नहीं चलेगा। और जब विद फैमिली का, जब लेडीज और जेंट्स सब मेन सीढ़ी से, जिस रास्ते में जेंट्स गुजरते उस रास्ते में आमने सामने रास्ता क्रॉस नहीं कर सकती थी लेडीज। पटवों की हवेली में लोगों के आने जाने के लिए 3 अलग अलग रास्ते बने हुए हैं, जिसमें एक रास्ता बनाया गया था मर्दों के लिए और दूसरा रास्ता बनाया गया था औरतों के लिए, जिसमें तीसरा और सबसे कॉमन रास्ता था गेस्ट्स के लिए, जो कि हमने लिया था। उस समय यह प्रथा थी कि जिस रास्ते से जेंट्स लोग निकलते थे उस रास्ते से लेडीज नहीं निकल सकती थी, इसीलिए पटवों की हवेली में 3 अलग अलग रास्ते आने जाने के लिए बनाए गए। नंबर 14, ताले। ये है ताले हमारे यहाँ हवेलियों के। उस समय में बड़े ताले हैं, बड़े गेट को हम पोल बोलते हैं, जो बड़े गेट को पोल कहा जाता है। डबल लॉक के भी ताले हैं, जैसे डबल कुंडों को कवर करने वाले। दूसरे में ये ताले 108 वैरायटी के, लेकिन तालों के नाम भी है उस समय में। और ये ताला है डबल पोज का, और ये ताला है, इसको बोलते हैं खजाने का ताला, हस्बैंड वाइफ लोग। तो उनका हस्बैंड अगर ज्यादा ही खर्च करता है तो उनकी वाइफ का बीपी लो हो जाता है। लेडीज का बीपी को सोल्व करने के लिए हस्बैंड ने एक लॉक बनाया, 2 चाबी बनाया, एक उसकी वाइफ को दिया, एक खुद के पास रखा। क्यों रखा? कि अगर उनका टेंशन दूर करने के लिए, क्या 2 चाबी लगाने से ही खुलेगा, एक चाबी से ना तो हस्बैंड खोल सकता है और नहीं वाइफ। पटवों की हवेली में आपको कई किस्म के ताले रखे मिलेंगे, जिसमें अलग अलग तिजोरियों के लिए अलग अलग ताले बनाए गए थे। यहाँ तक कि पटवों ने एक स्पेशल ताला भी बनाया था, जिसकी सिर्फ 2 चाबियां थी, जिसमें एक चाबी रहती थी राजा के पास और दूसरी चाबी रहती थी उनकी रानियों के पास। इन तालों में एक ऐसा ताला भी था जिसको लगाने से कभी किसी की नजर आपकी तिजोरी पे नहीं लगेगी। नंबर 15, पासा। ये हमारा जैसे यहाँ गेम है, हस्बैंड वाइफ गेम बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं पासा। लेकिन चौपट की स्टाइल में है, चौपट कोडी से चलती है, पासा हाथी दांत से, जो हाथी दांत रखा। सामने तिजोरी देख रहे हैं, इसमें पैसे रहते हैं। कभी कभी मनोरंजन करने के लिए हस्बैंड भाई अपना जुआबाजी भी खेलते हैं, क्योंकि दिन को उनकी वाइफ घूंघट में रहती और दिल की बात हस्बैंड से करने को कोई टाइम नहीं मिलती। तो नाइट में अगर हस्बैंड और वाइफ फ्री हो जाता तो दिल की बात भी कर सकते हैं, घूंघट भी हटा देती, नहीं तो हमारे यहाँ घूंघट में पैक रहती है। तो
तो उसमें पैसे रहते हैं। हस्बैंड भी जीतता तो भी पैसे तिजोरी में चले जाते। अगर उनकी वाइफ भी जीतती तो पैसे अपनी तिजोरी में कम ना होते और गेम अपना खत्म ना हो। पटवो की हवेली में आपको पटवो के बेडरूम में रखा मिलेगा एक गेम जिसका नाम है पासा, जो कि स्पेशली पति और पत्नी के लिए बनवाया गया था। इसमें हस्बैंड और वाइफ रात में साथ मिलकर जुआ खेलते, जिसमें जीत चाहे किसी की भी हो लेकिन पैसा जाएगा बीवी की तिजोरी में। नंबर 16, चांदी का पलंग। चांदी का पलंग, लेकिन इसका पूरा पार्ट है वो अंदर लकड़ी है, ऊपर चांदी कवर है। ये चांदी का कहा जाता है। ऊपर जो बेडशीट है ये पैचेज पुराने जो जरदोजी वर्क के होते हैं कपड़े, उनके टुकड़ों को जोड़ के बनाए, और ये चादर ऊपर दिखाने के लिए, सोने के लिए नहीं। छतें पहले शीशम की लकड़ी की थी, लेकिन ये छतें जो टूट गई थी जिसको न्यू रिनोवेशन किया 2006 में। पहले शीशम की लकड़ी, अभी सागौन की लकड़ी। पटवो की हवेली में आपको एक चांदी का पलंग भी रखा मिलेगा, जो कि पटवो की हवेली के मास्टर बेडरूम में रखा है। यह पलंग पूरा का पूरा प्योर चांदी से बना है और कहते हैं कि उस समय इस पलंग पे सोने के धागे से बनाई गई चादर बिछाई जाती थी और इसी कमरे की रूफ में आपको शीशम की लकड़ी का काम देखने को मिलेगा। नंबर 17, ड्रेसिंग रूम। इसमें देखिए 2 भाग दिए हुए। पहला भाग है जेंट्स के लिए, जिसमें आईना भी छोटा है, जिसमें मोतियों की माला। जेंट्स के लिए कांगा और उसमें तेल वगैरह रहता था। जेंट्स को तैयार होने में 4 से 5 मिनट, और लेडीज को देखिए आईना, ज्वेलरी बॉक्स, हार बोर, लेडीज को तैयार होने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। कैसे लगते थे वो भी दिखा देता हूँ। पहले लेडीज नहाती है, बाल सीधा करती है, नथ पहनती है, मोती पिरोती है, बिंदी लगाती है, मांग भरती है, पल्लू सेट करती है, चोटी करती है, दुपट्टा, चूड़ी के ऊपर कलर भर रही, बिछुड़ी पहनी, कंगन पहनी, हिना लगा रही, गोल्ड की गजरी, फिर देखी बिल्कुल तैयार, फिर जारी। ये है 16 श्रृंगार। पटवो की हवेली में आपको एक ड्रेसिंग रूम मिलेगा जिसमें जेंट्स और लेडीज तैयार हुआ करते थे। कहते हैं कि उस समय जेंट्स के लिए एक बहुत ही छोटा शीशा दिया गया था और लेडीज के लिए दिया गया था पूरा रूम, क्योंकि उस समय भी जेंट्स को तैयार होने में लगते थे 5 मिनट और लेडीज को तैयार होने में लगते थे तकरीबन 40 से 50 मिनट। नंबर 18, एंशिएंट किचन। यहाँ लोग जो बनाते थे वो लोहार को पैसे देके तांबे के, तांबा शुद्ध रहता, जाति का छुआ छोड़ सकता, नीची जाति का अगर हार लगाते तो जैन लोग पानी नहीं पीते, तो तांबा और पीतल शुद्ध माना गया। कोई भी जाति का हार नहीं लगाए तो पानी यूज कर सकते हैं। लेकिन उस समय में जो व्यापारी लोग दूरी से आते थे तो उनको जैसे ये मना नहीं कर सकते थे, कोई भी कास्ट के हाथ भी लगाएंगे, खाना भी बनाएंगे, क्योंकि होटल धर्मशाला उस समय में नहीं थी। जो व्यापारी आते थे 2-2, 3-3, 4-4 दिन उनके घर में रुकते थे। अलग अलग पार्ट को जोड़ जोड़ के ये लोहार को पहले वैसे टंकी बनाई, तो इसमें दाल और चावल, उसमें चावल भिजो के रखते, उसमें स्टॉक रखते, तो ये जैसे शुद्ध माना गया। इसमें दूसरे में क्या, हमारे यहाँ पानी की बहुत ही समस्या थी, घी दूध मिल जाता मगर पानी, अगर कभी बारिश का चांस है तो छत का पानी स्टोर भी कर सकते थे ये लोग इसमें। और दूसरे में ये किचन है अंदर, जिसमें देखिए कहते हैं कि उस समय में गर्मी का किचन, तो पुराने समय में क्या है कि सर्दी के लिए नीचे वाला किचन और गर्मी के लिए जून और जुलाई में ऊपर टॉप वाला। पटवो की हवेली का रसोई घर। इस हवेली के रसोई घर के बर्तन आज भी आपको पटवो की हवेली में देखने को मिलेंगे। वो बर्तन जिसमें दाल, रोटी, चावल और सब्जियां बनाई जाती थी, और इन्हीं बर्तनों में आपको दिखेगा पानी इकट्ठा करने वाला बर्तन, जो कि बारिश के पानी को भी इकट्ठा कर लेता था। और पटवो की हवेली में गर्मियों में खाना बनाने के लिए और सर्दियों में खाना बनाने के लिए अलग अलग किचन मौजूद हैं। नंबर 19, कांसे के बर्तन। रईस फैमिलियों के कई दुश्मन होते, अगर कोई भी जहर डाल दिया या कोई खाने में जहर बन गया या अपने आप खाना पुराना है, केमिकल के स्टाइल में कुछ हो गया, तो अपने खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए शरीर को, तो खाना कैसे चेक होगा। उस समय में कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल नहीं थी, और तो उस समय में अपना बर्तन यूज करो कांसे का। तो कांसे के बर्तन लगे हुए हैं जिसमें अगर कुछ भी ऐसा जहर का जैसा केमिकल आ गया खाने में, इसमें डालते ही कलर ग्रीन हो जाएगा, तो अपन को पता चल जाएगा। पुराने समय में रईस लोगों के कई सारे दुश्मन हुआ करते थे, तो इसीलिए पटवे अपने रसोई घर में कांसे के बर्तन भी रखते थे, जिसमें खाना डालकर पता चल जाता था कि क्या उस खाने में जहर मिला है या नहीं। क्योंकि कांसे के बर्तन में खाना डाल के खाना अगर हरा हो गया है तो इसका मतलब ये कि उस खाने में जहर मिला है या फिर वह खाना सड़ा हुआ है। नंबर 20, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। ये देखिए सर, उस समय में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो आज से पुराने समय में जो, और मोरचंग है जो मुंह में बजाने के लिए, मुंह की प्रैक्टिस होने के लिए, शहनाई ये खुशियों में, जो भी मोहल्ले में किसी का बच्चा हो या किसी का लगन, तो शहनाई बजने में पता लग जाता है मोहल्ले वालों को। मगन होना है तो डेजर्ट में अलगूजा, और डांस प्रोग्राम शादी का है तो ढोलक और कोड़ताल से मिलावट, और नड़ और संधि सारंगी सन से लाई गई, तमाशा रावण था,
और तंदूरा वर्जन वगैरह भगवान का। पटवो की हवेली में उस जमाने के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको रखे हुए मिलेंगे, जिसमें अलग अलग ओकेजन के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे और उन्हीं इंस्ट्रूमेंट की आवाज से लोगों को पता चल जाता था कि इस घर में क्या ओकेजन मनाया जा रहा है। नंबर 21, पोस्ट कार्ड। हमारे यहाँ का पहले पोस्ट कार्ड है। अभी आप बातसब करते हो, हमारे ये पहले का बातसब था। तो उस समय में हमारे यहाँ बिजनेस में ये चिट्ठियाँ चली 1837 1847 तक। ऐसा है हमारे यहाँ के कोई भी जो पुराने समय में रेगिस्तान में नहीं तो कोई गाड़ी था नहीं कोई घोड़ा, तो रेगिस्तान के लोग जो फौज में आर्मी में जैसे सर्विस में चले जाते शादी करके, या तो हमारे यहाँ औरतें घूंघट सिस्टम होती थी। तो अगर वो पहले लेटर लिखती थी और चिट्ठी लिखती थी और बड़े और छोटे को पढ़ाती नहीं थी क्योंकि शर्मीली थी कि अगर पढ़ लेगा तो संदेश का पता लग जाएगा। तो चिट्ठी कैसे भेजती थी और किस जरिए से, क्या पहले प्यार की पहली चिट्ठी जा कबूतर साजन को दिया, कबूतर द्वारे जाती थी। पटवो की हवेली में आपको उस जमाने के पोस्ट कार्ड भी रखे मिलेंगे जो कि इस्तेमाल किए गए थे 1837 से लेकर 1847 तक, और उस जमाने में यह चिट्ठियां डिलीवर की जाती थी कबूतर के द्वारा। नंबर 22, पगड़ी से पहचान। हमारे यहाँ पगड़ी पे पहचान हो जाती है आज भी, ऐसा नहीं अभी तो कॉमन हो गया। पुराने समय में राजाओं का एक कहावत है कि अपना पगड़ी अपनी कास्ट के हिसाब से नीचे से नीची कास्ट होती तो उसमें औरतें जा रही है तो लाल कलर की साड़ी पहनती थी, एक कलर ऐसा नहीं पहनेंगी तो राजा महाराजों के या रईस फैमिलियों की साड़ी औरतें क्या पहनेंगी। ये हमारा राजाओं का कलर है जो 2.5 दिवस आम जनता को माफ किया। जनता में कोई भी कास्ट नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर शादी करेगा जब माफ है, जब उसको दूल्हा बनना है, जब क्या कहते हैं दूल्हा राजा, राजा का पद होता है दूल्हा बनता जब ये स्टार लगाते, जब एक 2.5 दिवस आम जनता को माफ किया। पटवों के समय में इंसान की पगड़ी से उसकी कास्ट की पहचान की जाती थी, इसीलिए हर कास्ट को अपनी पगड़ी का अलग अलग रंग निर्धारित था। सिर्फ एक ही समय था जिसमें कोई भी इंसान किसी भी रंग की पगड़ी लगा सकता था और वो समय था उसकी शादी का। जब भी किसी की शादी होती तो वह इंसान किसी भी रंग की पगड़ी पहन सकता था, वरना पटवों के समय हर जाति का अपना अलग पगड़ी का रंग था। नंबर 23, अ ट्रिप टू जैसलमेर। आज उस समय में एक कवि ने कविता की कि हमारी जैसलमेर को देखना बहुत ही कठिन था और जैसलमेर देखने के लिए काले पानी की कहते हैं एक सजा थी और समुद्र, कोई सजा कोई समुद्र नहीं था। जैसलमेर पहुंचने के लिए नहीं कोई गाड़ी था, नहीं कोई घोड़ा, नहीं कोई साधन था और जैसलमेर अगर आते लोग तो जैसलमेर के लिए पानी के लिए तरसना पड़ता और अनाज के लिए। लेकिन जब एक कवि ने कल्पना की है जैसलमेर के नाम की, जैसलमेर तेरे को देखना है तो घोड़ा कीजिए काठ का, पंड कीजिए पाषाण, पत्थर कीजिए लोहे का, तब देखे जैसान। मतलब घोड़ा है ना लकड़ी का, घास वाला घास नहीं है, रेगिस्तान में मर जाएगा। बॉडी अपनी पत्थर की होनी चाहिए जो जिसके अंदर पानी अनाज गर्मी को सहन कर सकते, कुछ की जरूरत ना, और कोई भी टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री पहुंच जाता है तो लोहे के कपड़े। पिछले जमाने में जैसलमेर घूमना बहुत ही मुश्किल माना जाता था क्योंकि यह एक रेगिस्तान था और यह बहुत ही गर्म देश था। कहते थे कि अगर आपको जैसलमेर को देखना है तो आपको लकड़ी का घोड़ा, पत्थर का शरीर और लोहे के कपड़े पहनने पड़ेंगे, तभी आप जैसलमेर देख सकते हैं। लेकिन आज के जमाने में कोई भी जैसलमेर घूमने आ सकता है। तो ये थे पटवो की हवेली के कुछ आश्चर्यजनक तथ्य। हमें आशा है आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिसके बाद आप घंटे के निशान के साथ दबा सकते हैं ऑल नोटिफिकेशन। और इस वीडियो के लिए हमारा कमेंट कॉन्टेस्ट का सवाल ये है कि इन तथ्यों के अलावा अगर आपको लगता है कोई ऐसा तथ्य है जो जैसलमेर फोर्ट के बारे में हम इस वीडियो में बताना भूल गए तो हमारे कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं। और इन तथ्यों में अगर हमसे बताने में कुछ गलती हुई है तो कमेंट्स में उस गलती को करेक्ट जरूर कर दें। और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ। तो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते।